everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic. So today we are going to study the topic chemical kinetics. This is topic number 6 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th Chemical Kinetics. We are already done with this chapter. If you have missed those videos, you can click on the I button above and watch those videos. Today we are going to discuss the exercise. This is the questions which is given at the end of the chapter. So the questions which is given at the end of the chapter in your textbook, those questions I am going to discuss today. So let's begin with choose the correct option. So the first question is the rate law for the reaction AA plus BB gives P. So the rate law is K into concentration of A into concentration of B. So the rate of reaction doubles if. तो रेट ऑफ रिएक्शन कब डबल होगा, ये आपका क्वेश्चन है. तो पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बोथ आर डबल. यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी डबल हो जाएगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 2 हो जाएगा, दैट इज डबल, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी डबल हो जाएगा, दैट इज 2. तो रेट बढ़ जाएगा बाई 4 टाइम्स. 2 into 2 is 4. करेक्ट. रेट ऑफ रिएक्शन डबल होना चाहिए, नॉट 4 टाइम्स. सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एंड बी इज केप्ट कॉन्स्टेंट. तो अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को वैसे के वैसे रखा, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये वाला जो यूनिट है वो कौन से ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के लिए यूज होता है. तो आपको याद है हमने दो ही रेट कांस्टेंट पढ़े हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर का और एक जीरोथ ऑर्डर का. फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है पर सेकेंड, उसका यूनिट है पर सेकेंड, और जीरोथ ऑर्डर के लिए है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये हो जाएगा जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. The next question है the rate constant for the reaction is this and the order of reaction is. ये क्वेश्चन दिखने में भले ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मैम आपने पढ़ाया था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो हम लोग रिएक्शन को देख के कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और दिया ही नहीं है, ना टी दिया है, ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया, ना फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बट उन्होंने यूनिट दिया है. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन बट सिंपल आंसर, क्योंकि यूनिट है. और अभी अभी मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड, और ये यूनिट देख के आप पहचान सकते हो कि ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पर सेकेंड सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन रिएक्शन इज टी. मतलब 90% जब रिएक्शन कंप्लीट होना है तब टाइम लग रहा है कितना, टी. जब 99% कंप्लीट होना है तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% completion is equal to T1 equal to 2.303 divided by K log to the base 10 initial concentration divided by final concentration. तो जब भी मैंने बताया आपको, जब हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं और परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100 होता है, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय इनिशियल माइनस
इनिशियल डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 99.9% आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो बचा क्या, 100 माइनस 99.9, तो हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 0.1, करेक्ट। तो ये 100 डिवाइड बाय 0.1 हो जाता है log 1000, तो T1 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय K log 1000, और log ऑफ 1000 इज 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के। अब जब आप 90% कंप्लीशन की बात करोगे तो सेम फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज T2 अब हो जाएगा इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग to the base 10 initial concentration 100% divide by final concentration 100 minus 90, that is log to the base 10। तो अब log 10 मतलब होता है 1, करेक्ट। तो ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू 2.303 डिवाइड बाई के। अब कंपेयर करो T1 को T2 से। जब आप कंपेयर करोगे T1 को T2 से तो आप देखोगे T1 is 3 times of T2, करेक्ट। T1 is 3 times of T2, तो T1 is equal to 3 times of T2, मतलब T1 रिएक्शन को होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 टाइम्स ज़्यादा T2 से, और इसलिए यहाँ हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी 3T। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से रखना क्योंकि ये क्वेश्चन वापस आपकी चैप्टर के एंड में अलग फॉर्म में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, पहले T1 फाइंड आउट करना है और वही सेम फॉर्मूला यूज करके T2 फाइंड आउट करना है और दोनों के वैल्यूज को जस्ट कंपेयर करना है, तो आप फाइंड आउट करोगे T1 इज 3 टाइम्स ऑफ T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ ln T, a concentration of AT versus T for the first order reaction is, तो इसका जो स्लोप है वो है -k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.2 मोलर इज 12 आर। तो देखो अभी यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करने को कहा है, हाफ लाइफ। आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और टाइम दिया है। ठीक है, तो दो वेज है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। यदि आपके पास बहुत टाइम है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले k इक्वल्स टू 0.203 डिवाइड बाई टी इंटू log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वो फॉर्मूला यूज करके k फाइंड आउट करो। एक बार आपको k मिल जाए तो आप उस k के वैल्यू को टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई k के फॉर्मूला में डालो और आंसर फाइंड आउट करो। एक और तरीका है। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ, एक शॉर्टकट वे। यदि ये क्वेश्चन आपके CET JEE और नीट में आ जाए तो आपके पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि पहले आप के फाइंड आउट करोगे फिर उसके फॉर्मूला टी हाफ के फॉर्मूला में अप्लाई करके टी हाफ फाइंड आउट करोगे। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है, देखो 0.8 मोल को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 0.2 में। तो सब हाफ हाफ करते जाओ क्योंकि आपको टी हाफ फाइंड आउट करने को कहा गया है, करेक्ट। और टी हाफ फाइंड आउट करने के लिए आपका जो भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ होना चाहिए, उस टाइम को टी हाफ कहते हैं, करेक्ट। तो 0.8 का हाफ होता है 0.4 और 0.4 का हाफ होता है 0.2। तो ये मतलब 0.8 पहले हाफ होगा 0.4 और 0.4 हाफ होगा 0.2, और ये 0.8 से 0.2 जाने के लिए लग रहा है 12 आर। मतलब इसका मतलब 0.8 से 0.4 जाने के लिए कितना लगेगा, 6 आर, और 0.4 से 0.2 जाने के लिए लगेगा 6 आर, दैट इज 6 आर हाफ होने के लिए 0.8 से 0.4 और फिर 0.4 से 0.2 होने के लिए नेक्स्ट 6 आर। और इसलिए हम कह रहे हैं 0.8 से 2 के लिए डायरेक्ट टोटल लग रहा है 6 + 6 दैट इज 12 आर। तो ये शॉर्टकट से मैं फाइंड आउट कर लिया कि इसका हाफ लाइफ है 6 आर। और यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप वो दोनों फॉर्मूला यूज करके दैट इज k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, वहाँ से आप k फाइंड आउट कीजिए और ओके फॉर्मूले के टी हाफ में डाल के टी हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको सेम आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन
3ClO negative gives ClO3 negative प्लस 2Cl नेगेटिव, और ये रिएक्शन हो रहा है 2 स्टेप्स में. पहला स्टेप है 2ClO नेगेटिव गिव्स ClO2 नेगेटिव. अब ClO2 नेगेटिव प्लस CO नेगेटिव गिव्स ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब आप ध्यान रखो, फर्स्ट रिएक्शन में जनरेट हो रहा है ClO2 नेगेटिव, जो नेक्स्ट रिएक्शन के स्टेप में कंज्यूम हो रहा है. और जो ऐसा इंटरमीडिएट होता है जो फर्स्ट रिएक्शन के स्टेप में फॉर्म होता है बट सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो जाता है, उसे कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट. और इसलिए इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है ClO2 नेगेटिव, दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन ओजोन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2O2. अब ये रिएक्शन का आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताना है. तो हमने ये रिएक्शन पहले भी पढ़ा है और आपको याद होगा कि ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है. एंड सेकेंड थिंग, ये सेकेंड ऑर्डर भी रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन का रेट दोनों भी रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है. नेक्स्ट है rate law for the reaction 2NO plus Cl2 gives 2NOCl. अब इसका रेट है K into concentration of NO2 raised to 2 into concentration of Cl2. Does K would increase with? तो आपका K that is ये वाला कैसे इंक्रीज होगा? तो आपको याद रखना है K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ये जो K है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता. ये बात याद रखो, मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो K है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है. इसलिए यदि आपको K बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X गिव्स Y और Y वापस X दे रहा है. मतलब X क्या कर रहा है, X Y बना रहा है, Y वापस X बना रहा है. इफ EF इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड ER फॉर रिवर्स रिएक्शन, मतलब X से Y बनाने के लिए आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है EF और Y से E बनाने के लिए आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ER. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है वो है सी, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तो ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा. और प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए ऑफकोर्स आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा आपका रिवर्स रिएक्शन से. नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 to 2 सेंटेंसेस. पहला क्वेश्चन, फॉर रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस. अब आपको बताना रिलेशनशिप बिटवीन dN2 अपॉन dt, dH2 अपॉन dt एंड dNH3 अपॉन dt. तो आपको याद होगा, हमने पहले वीडियो में पढ़ा है ये, कि जब आप रिएक्टेंट का D के टर्म्स में लिखते हो तो आपको नेगेटिव साइन यूज करना है क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है. तो ये हो जाएगा माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस भी रिएक्टेंट है, वो भी टाइम के साथ कंज्यूम हो रहा है, इसलिए माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt विच इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट है, वक्त के साथ वो फॉर्म हो रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन होगा. तो 1/2 dNH3 अपॉन dt. तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप और ये आपका आंसर. नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन CH3Br प्लस OH नेगेटिव गिव्स CH3OH नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव. अब रेट लॉ को लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. तो how does reaction rate changes if OH is decreased by factor of 5? तो OH का कॉन्सेंट्रेशन को यदि आप फैक्टर
5 से डिक्रीज कर दोगे तो रिएक्शन के रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सपोज आपने OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन 5 फैक्टर से डिक्रीज कर दिया और CH3Br का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 5 फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। करेक्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन यदि डिक्रीज हो रहा है 5 फैक्टर से, तो रेट भी डिक्रीज होगा 5 फैक्टर से। बट उस केस के लिए आपको याद रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br को कांस्टेंट रखना है। तो इस केस के लिए आपको CH3Br का कॉन्सेंट्रेशन आप कांस्टेंट रखोगे, तभी आपका रेट 5 फैक्टर से डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर डबल। सो सपोज अभी आपका रेट क्या होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोनों रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डबल। तो K इंटू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो आपने दोनों भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिया है, डबल। तो रेट क्या होगा, सो रेट बढ़ जाएगा बाय 4 टाइम्स। सो रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज डबल। तो रेट कैसे इंक्रीज हो जाएगा, बाय 4 टाइम। 2 इंटू 2 इज 4, इसलिए रेट विल इंक्रीज बाय 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the relationship between coefficients of reactant in a balanced equation for an overall reaction and exponent in rate law? In what case the coefficients are the exponents? तो आपको इसके लिए याद रखना है कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स रेट लॉ में सेम हो सकते हैं या फिर सेम नहीं भी हो सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखोगे आप, coefficients of reactants in a balanced chemical equation may or may not be same as exponent in rate law for the same reaction, ठीक है। but for elementary reaction मतलब वो reaction जिसमें एक ही मतलब elementary मतलब आपका स्टेप वाइज होने वाला रिएक्शन, ठीक है। तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होगा, कोफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर सेम एज द एक्सपोनेंट्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ही सिर्फ कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट्स उस रेट लॉ में सेम होते हैं, बट दूसरे रिएक्शंस में वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट एलिमेंट्री रिएक्शन में वो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑल कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीड टू अ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि सारे कोलिजन्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, और यदि वो मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगा तो उनका कोलिजन प्रोडक्ट नहीं देगा। फर्स्ट रीजन। सेकेंड, उनका ओरिएंटेशन, कोलिजन के वक्त उनका ओरिएंटेशन यदि प्रॉपर हुआ तो ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। और ये रीजंस की वजह से हर एक कोलिजन रिएक्शन नहीं देता। और यदि आपको इसका ठीक से आंसर लिखना है तो आप मेरा वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं। What is activation energy of a reaction? So the minimum energy required for a molecule to form the product is called as activation energy. Next, what are the units for rate constant of zero order and second order reaction if time expressed in seconds and concentration in mole per liter? तो zero order reaction का क्या है यूनिट, मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का है पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अर्नियस इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स इन्वॉल्व इन इट। तो अर्नियस इक्वेशन ये है, K इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस EA बाई RT, जहाँ पे K को कहोगे आप रेट कांस्टेंट, EA को कहोगे एक्टिवेशन एनर्जी, R को मोलर गैस कांस्टेंट, T को टेम्परेचर इन केल्विन एंड A इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ये इक्वेशन को कहते हैं आर्नियस इक्वेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रिएक्शंस यदि स्टेप वाइज हो रहे हैं तो सारे रिएक्शन का रेट सेम नहीं होता है,
एक स्टेप ऐसा होगा जो स्लो स्टेप होगा, और उस स्लो स्टेप को क्या कहते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशनशिप टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के हाफ। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो गया, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है टी हाफ इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई 2k। तो ये वाला आंसर हो गया ये 9th नंबर के क्वेश्चन के लिए, कि रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड देन जीरो ऑर्डर। बट सपोज हाउ डू यू हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन चेंज विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि आप टी हाफ को देखोगे तो टी हाफ के टर्म में कहीं पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको वीडियो में पहले वाले वीडियोस में भी कहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं होता। देखो वहाँ पे कहीं पे भी आपका जिक्र नहीं है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, इसलिए आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, टी हाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, in first order reaction T half is independent of initial concentration, ऐसा लिखना है आपका आंसर, ठीक है। in the first order reaction T half is independent of initial concentration, but zeroth order reaction के लिए T half is directly proportional to initial concentration। मतलब यदि आपने initial concentration बढ़ाया तो आपका T half भी बढ़ेगा, और आपने यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन घटाया तो टी हाफ भी घटेगा। तो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइन। ये मेरे पहले वाले वीडियो से आप लिख लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में भी और मेरे पहले वाले वीडियोस में भी एक कॉलम अच्छे से बना के वो एक्सप्लेन किया गया है, और आप देख सकते हो वीडियो नंबर 4 में। नेक्स्ट है, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, NO plus Cl2 gives NoCl2। नेक्स्ट है, NoCl2 plus NO gives 2NoCl। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन लिखते वक्त आपको फर्स्ट रिएक्शन को सेकंड रिएक्शन से कंपेयर करना है, और आप देखोगे NoCl2 और NoCl2 कट हो जाएगा। तो दो कंपोनेंट जो अपोजिट एंड में है, तो यहाँ पे वो रिएक्टेंट के एंड में है और यहाँ पे वो प्रोडक्ट के एंड में है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ओवरऑल में लिखोगे, यहाँ पे एक NO है, यहाँ पे एक NO है, तो हो जाएगा 2NO plus Cl2 gives 2NoCl। और गैस लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सबके नीचे G दैट इज गैस लिख के दिया है। Next part of question है, identify the reaction intermediate। So the reaction intermediate is NoCl2। तो reaction intermediate कौन सा है? NoCl2, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में बन रहा है और सेकेंड स्टेप में कंज्यूम हो रहा है, इसलिए NoCl2 is reaction intermediate। Now what is the molecularity of each step? तो हर स्टेप का molecularity है 2, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके दे रहे हैं प्रोडक्ट, सेकेंड स्टेप में भी दो रिएक्टेंट रिएक्ट होके दे रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये दोनों स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन दी रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए भी आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ विल यू रिप्रेजेंट जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली। इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 4 देख लीजिए। What are pseudo first order reaction and give one example of this। इसके लिए भी वीडियो नंबर 4। What are requirements for colliding reactant molecule to the formation of product। इसके लिए वीडियो नंबर 5 देख लीजिए। How catalyst increases the rate of reaction। इसके लिए भी वीडियो नंबर 5। Explain with the help of Arrhenius equation how does rate of reaction change with temperature and activation energy। इसके लिए भी वीडियो नंबर 5। तो आप पहले दो क्वेश्चन के लिए वीडियो नंबर 4 और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं।
नेक्स्ट, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 2 देख लीजिए। हाउ विल यू रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकली, ये भी पहले वाले वीडियो से देख लीजिए। डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो इसके लिए वीडियो नंबर 3 देखिएगा। व्हाट इज जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड लॉ इन यूनिट्स, इसके लिए भी वीडियो नंबर 4। एंड हाउ विल यू डिटरमाइन एक्टिवेशन एनर्जी, और ये इसके लिए भी वीडियो नंबर 5 या 4 देख लीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट रिएक्शन, इसके लिए भी आप मेरे पहले वाले वीडियोस देख लीजिए। एक्सप्लेन ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए भी पहले वाले वीडियोस। थियरी पार्ट के लिए मैं इधर नहीं जाऊंगी, क्योंकि थियरी पार्ट्स मैं पहले वाले वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज है भी, तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस को रिफर करके, वीडियो पॉज करके आप पॉइंट वाइज ये थियरी पार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक से भी नोट डाउन कर सकते हैं। बट जो न्यूमेरिकल है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो फॉर द रिएक्शन 2A plus B gives product, find the rate law फॉर फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, तो ये डाटा दिया है, इससे आपको रेट लॉ डिराइव करना है। तो आप यदि 1 और 2 को कंपेयर करोगे, तो 1 और 2 को कंपेयर करने के बाद आप देखोगे रेट क्या है 0.15 और 0.3 रेस टू एक्स, दैट इज ए का कोफिशिएंट क्या होता है x और b का कोफिशिएंट होता है y, तो ये हो जाएगा 0.3 इन रेस टू एक्स इंटू 0.05 रेस टू वाई। सेकेंड वाले को देखोगे तो 0.30 इक्वल टू 0.6 रेस टू एक्स इंटू 0.05 रेस टू वाई। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 0.30 डिवाइड बाई 0.15 विच इज इक्वल टू 2। और आप जब ये दोनों को भी डिवाइड करोगे, दैट इज योर राइट हैंड साइड को भी, तो राइट हैंड साइड को डिवाइड करने के बाद भी आपको आंसर मिल रहा है 2x। और देखो इसलिए x क्या हो गया 1, क्योंकि 2 इक्वल टू 2, x इज 1। अब आपको x का वैल्यू मिल चुका है। अब आप 1 और 3 को कंपेयर करोगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आप किसको आप कंपेयर करने वाले हो 1 एंड 3 को। तो 1 0.15 दैट इज रेट k इक्वल्स टू 0.3 रेस टू x दैट इज a रेस टू x इंटू b रेस टू y। और फिर नेक्स्ट का रेट है 1.20 इक्वल टू 0.6 रेस टू x इंटू 0.2 रेस टू वाई। और अब वापस आप इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड करो तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1.20 डिवाइड बाई 0.15, और आपको पता है x इज़ 1, यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया x इज़ 1, इसलिए ये दोनों के अभी जो भी कोफिशिएंट उसको 1 कंसिडर किया, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.3 विल बी 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिख दिया है इनटू 0.2 डिवाइड बाई 0.05 रेस टू y, और अब y का वैल्यू भी है 1, and therefore the rate equals to k into concentration of A raised to 1 into concentration of B raised to 1, और यह कुछ भी लिखने की ऊपर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a first order reaction the concentration of reactant decreases from 20 mole per decimeter cube to 8 mole per millimole per decimeter cube in 38 minutes. What is the half life of reaction? Given क्या है? Given है initial concentration A0, final concentration AT, ठीक है। तो आपके पास है A0 एंड AT, 38 मिनट्स मतलब T। इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो K, करेक्ट। तो इधर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T, मतलब हो गया 38 इंटू log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 20, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 8, और इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.02411 पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको K मिल चुका है, आपको फाइंड आउट करना है T हाफ। तो T हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाई K हाफ, दैट इज 0.693 डिवाइड बाई
0.02411 और इसको आंसर आप फाइनल लिखोगे तो आएगा 28.7 मिनट्स, क्योंकि आपका इनिशियल टाइम भी मिनट्स में था, इसलिए ये भी आंसर आएगा मिनट्स में। तो ये इतना इजी है, आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.7 आवर। तो अभी आपके पास क्या गिवन है, टी हाफ, और हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, मतलब 20% रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो 20% रिएक्टेंट रिएक्ट होने वाला है, तो फाइनली बचने कितने वाला है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज में जब भी बात किया तो मैंने बताया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा आप 100% पकड़ोगे, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इस केस में होगा, वो कह रहे हैं कि 20% रिएक्ट होने वाला है, पर बचेगा क्या, ऑफकोर्स 100 माइनस 20 दैट इज 80%। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 80 इज 80। ठीक है, अब उसके बाद है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, आपके पास टी हाफ है, तो टी हाफ के वैल्यू से आप के हाफ फाइंड आउट कर सकते हो। तो के हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ दैट इज 1.7। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा के हाफ 0.4076 पर आर। तो इससे आपको मिल गया के हाफ, नॉट के हाफ, यू कैन से इट के। तो ये मिल गया आपको रेट कांस्टेंट के। अब आपको एक बार आपको के मिल चुका है, अब इस के वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो इस के वैल्यू को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2.303, आपको के का वैल्यू पता है दैट इज 0.4076 इंटू लॉग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है 80, और इसको सॉल्व करोगे तो आपको टी मिल जाएगा 32.9 मिनट। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे टी मिलता है आवर्स में, तो पहले आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि आपने इनिशियल जो टी हाफ है वो आवर्स में यूज़ किया था 1.7 आवर्स, इसलिए आपको इनिशियली आंसर मिलेगा आवर्स में, तो मिलेगा 0.5475 आर। ठीक है, तो ये इनिशियल आंसर है। इसको आपको किससे 60 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको ये वाला आंसर मिलेगा दैट इज 32.9 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 104 किलोजूल पर मोल। द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 3.7 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट एट 30 डिग्री। आपके पास गिवन है आर। ठीक है, तो अभी आपका ये वाला फॉर्मूला है, log to the base 10 k2 upon k1 equal to EA 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 into T2। अब आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास गिवन है K1 रेट कांस्टेंट इनिशियल वाला, तो K1, आपके पास गिवन है T1, आपके पास गिवन है T2, और आपके पास गिवन है EA। फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है K2, समझ गए। तो आपके पास EA गिवन है, तो EA को एक्चुअली आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जो भी EA आपको किलो जूल में है उसे आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ कर दोगे, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल। तो ये हो गया आपका EA। आपका R तो गिवन है ऑलरेडी। अभी T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस में है, उसे कैल्विन में करना भूलना नहीं, एग्जाम में ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो प्लस 273 कैल्विन एंड T2 इक्वल्स टू 30 प्लस 273 कैल्विन।
तो अब T1 भी है, T2 भी है, EA भी है, R भी है, K1 भी है। K1 तो करेक्ट यूनिट्स में। तो आपको सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, log K2 जो मुझे पता नहीं है डिवाइड बाय K1 दैट इज 3.7 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू EA मुझे पता है 104 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2.303 इंटू R 8.314। ठीक है, T2 हो जाएगा 303, 30 + 2 73 इज 303 माइनस T1 इज 298 डिवाइड बाय 303 इंटू 298 और इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका 7.4 इंटू 10⁻⁻5। Next question. What is the energy of activation of reaction whose rate constant doubles when the temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin? तो अब देखो, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी केल्विन में दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दैट इज EA मुझे पता नहीं है, बट K1 और K2 नहीं दिया है, तो फाइंड आउट क्या कैसे करेंगे। बट उन्होंने बताया है कि K1 और K2 क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जो K1 है, K2 है वो K1 का डबल है, उन्होंने ये बता दिया है। ठीक है, तो वो क्लियर किया है। तो K2 यहाँ पे क्या है, K2 इज डबल ऑफ K1, ये उन्होंने बताया है। भले वैल्यू नहीं दिया है पर ये बताया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा log to the base 10 2 into K1 डिवाइड बाय K1 इक्वल टू EA मुझे पता नहीं है डिवाइड बाय 2.303 इंटू R मुझे पता है दैट इज 8.314 इंटू T2 पता है मुझे दैट इज 313 माइनस T1 पता है 303 डिवाइड बाय 313 इंटू 303 और इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 54.66 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है, द rate constant of a reaction at 500 degree Celsius is 1.6 into 10⁻³ per mole per second. What is frequency factor of reaction if its activation energy is 56 kilojoule per mole? और इसके लिए आपको यूज़ करना, देखो फ्रीक्वेंसी फैक्टर की बात ही है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब ए डिटरमाइन करना है, और ए डिटरमाइन करने के लिए आपको यूज़ करना होगा आर्हेनियस इक्वेशन विच इज़ K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। अब आपके पास K का वैल्यू है तो आप सब सब्स्टिट्यूट करो। K का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। A फाइंड आउट करना है, A E रेस टू माइनस EA भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे किलो जूल में है, इसे आपको जूल में कन्वर्ट करना है दैट इज 56 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय R पता है 8.314 इंटू टी भी पता है 500 डिग्री सेल्सियस है, जिसे इसे केल्विन में करने के लिए 273 ऐड करना होगा तो हो जाएगा ये 773। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये सब। अब इसको यदि आपको एक्सपोनेंशियल निकालना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देती हूँ। तो उसके बाद आप ऐसे कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई A इस तरफ आ गया इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अगेन माइनस 56 3 zeros इंटू 10⁻³ 3 0 लग जाएंगे करेक्ट, 8.314 इंटू 773। अब ये एक्सपोनेंशियल साइन को यदि आपको निकालना हो तो आपको यहाँ पे लॉग लेना होगा,
तो हो जाएगा log 1.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय A इक्वल टू -563 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 8.314 इंटू 773 इंटू 2.303। और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9.72 इंटू 10⁻6 पर मोल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये क्वेश्चन है वेरी सिमिलर टू योर एमसीक्यू क्वेश्चन जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था, करेक्ट। इसलिए मैंने कहा तो एमसीक्यू क्वेश्चन वाला याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन वापस फर्दर आने वाला है। और उधर समझ गया होगा आपको क्लियरली, दैट इज T1 इज 3 टाइम्स ऑफ T2। और इसे नोट डाउन करना है तो आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, बस यहाँ पे 0.9 लिखना भूलिए नहीं। नेक्स्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। तो आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसको कितना टाइम लग रहा है डिकम्पोजिशन के लिए, 40 मिनट्स। तो आपको क्या और 30% डिकम्पोजिशन के लिए मतलब 30% उसका खत्म हो रहा है, मतलब इनिशियल परसेंटेज दैट इज A0 यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और फाइनल हो जाएगा 70, दैट इज 100 माइनस 30 दैट इज 80 हो जाएगा 70, करेक्ट। अब 2.303 डिवाइड बाई T दैट इज 40 मिनट्स, लॉग टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 100 डिवाइड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 70। और इसको सॉल्व करोगे तो आपको K का वैल्यू मिलेगा 0.00894 मिनट्स में है, इसलिए पर मिनट। एक बार आपको ये मिल गया, इस वैल्यू को आप टी हाफ के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो। सो टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 0.00894 और इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 77.66 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 77.66 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। तो आपके पास रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेट कांस्टेंट है बट याद रखना है। अब इधर भी टी भी है 10⁻⁴ T। नाउ कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट क्या करने को कहा है, EA। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, EA फाइंड आउट करने को कहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भले ही दिखता हो बट इधर आपको यूज करना है आर्रेनियस इक्वेशन, दैट इज K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA बाई RT। ठीक है, अब इसे कंपेयर करोगे आप ये वाले इक्वेशन से, तो देखो K यहाँ पे क्या हो गया है, log K। अब इसको यहाँ पे ना सब जगह आप log ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप log ले लोगे ये वाले आर्रेनियस इक्वेशन में, तो हो जाएगा log टू द बेस 10 K log टू द बेस 10 A माइनस एक्सपोनेंशियल साइन निकल जाता है जब भी आप log लेते हो, EA बाई 2.303 एक्सपोनेंशियल साइन निकालने के यहाँ 2.303 से डिवाइड करना पड़ता है इनटू RT। अब इस इक्वेशन को आप कंपेयर करो गिवन इक्वेशन से, तो आपके पास log A है, log K है, log A मतलब हो गया 14.34 और ये वैल्यू एक्चुअली हो गया 1.25 इंटू 10⁻⁴ T। तो एक्चुअली ये वाला जो वैल्यू है वो ये है। तो इसको यदि आप कंपेयर करने के बाद देखोगे तो ये हो गया आपका EA बाय 2.303 RT इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ T। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसको यदि आप सॉल्व कर लो तो आपको आपका EA मिल जाएगा ये वाला 2.39.3 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से आपको ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके फिर EA के वैल्यू को सॉल्व करना है।
And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, success and failure are both part of life and both are not permanent. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.